नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैनेजमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर हमने शुरू कर दिया था मैट्रिक्स का इन्वर्स वाला पार्ट। यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा और इसका इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमने शुरू कर रखा था। उसमें हमने पहला एक तरीका पढ़ा था इन प्रारंभिक रूपांतरों के माध्यम से और मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। ठीक है, जो कि अपने पुराने सिलेबस में हुआ था। मैंने बता दिया था कि अभी प्रेजेंट टाइम में सिलेबस में टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर भविष्य में अगर ऐड कर दिया जाए, या हो सकता है कि कोई पुराना एग्जामिनर बैठे तो कोई क्वेश्चन डाल दे, लेकिन तरीका मैंने बता दिया उसका। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है अपना कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, और वो इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो आज के हम क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स से सारणी के लिए एक छोटी सी टॉपिक भी सारणी को हमने शुरू किया था, क्योंकि सारणी की जो उसकी जरूरत अपने को पड़ेगी यहाँ इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो वहां पर हमने उप सारणिक और आपका उप सारणिक और कोफैक्टर यानी सेकंड, इसके बारे में हमने पिछली क्लास जो इससे जस्ट पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने उसमें चर्चा करी थी। ठीक है, अब उन्हीं उप सारणिक और सहखंडों की सहायता से आज हम निकालेंगे मैट्रिक्स का सहखंडज और फिर मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हालांकि ये क्लास अपन ने रिकॉर्ड करके और आज सुबह डाल दी थी, लेकिन किसी कारणवश से, और उसमें शुरू के 1-1.5 मिनट में तो उसमें आवाज थी, उसके बाद में आवाज गायब हो गई थी, तो इसलिए मैंने वो वीडियो किसी बच्चे का कमेंट आया था, उसके बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो आज इस क्लास को मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखें, अपना टॉपिक आज का शुरू कर रहे हैं हम मैट्रिक्स का सहखंडज निकालना। ठीक है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम निकालेंगे, फिर उसके बाद में इन्वर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का। देखो, पहले हम 2x2 की मैट्रिक्स के लिए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो, पहली चीज तो एक याद रखना कि पीछे भी मैंने बताई थी, कोई भी मैट्रिक्स जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ही उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, अन्यथा इन्वर्स नहीं निकलेगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि सभी इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स निकले। जो मैट्रिक्स इन्वर्सिबल होगी उसी का इन्वर्स निकलेगा। इन्वर्सिबल का मतलब जिसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब इन्वर्सिबल होने के लिए कंडीशन क्या थी कि उसके सारणी का मान डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स होगी और उसके संगत एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी का मान अगर 0 के बराबर नहीं आता तब उसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। ये बात हम पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं। और जो ये जो बात लिखी है ऊपर, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, यहाँ पर एक पर्सन बनता है छोटा, और वो अपने बोर्ड के एग्जाम में बनता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी बनता है। क्या देता है कि कोई मैट्रिक्स देता है और उसमें लिखता है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है या वेक्टोरियल मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स के अंदर कोई एक अननोन वैल्यू डालता है, उस वैल्यू की उस अननोन वैल्यू का मान अपने को पूछता है। ठीक है, तो वो चीजें हम जब पर्सन करेंगे उसमें, क्योंकि अपने इसमें बुक में जो अभी इस टाइप का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन उसको जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे उसमें उसको ऐड करेंगे। देख बताऊंगा आपको, कई प्रश्न आए हुए उसमें। ठीक है, तो देखो, आज अपना टॉपिक जो वो है आयु के सेकंड जो इन्वर्स। पहले हम 2x2 की मैट्रिक्स पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लो कि सीधा हम एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं, और एक्सरसाइज जो अपनी 4.5 है उसमें इन्हीं के बारे में चर्चा की है। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन जो है ना 4.5 में, उसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और क्वेश्चन ये लिख कर रहा है कि इसका सहखंडज ज्ञात करो। सहखंड ज्ञात करो, मैं सहखंडज भी निकालूंगा और इसका इनवर्स भी निकालूंगा, मतलब एडजॉइंट भी निकालूंगा और इनवर्स भी। इस मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट भी निकालूंगा और इनवर्स भी निकालूंगा। ठीक है, एक ही पर्सन करेंगे 2x2 के लिए, और सारा उसमें सहखंडज भी आ जाएगा, इनवर्स भी आ जाएगा, निकालना बहुत आसान है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का सहखंडज निकालना है। सहखंडज निकालेंगे तो इनवर्स निकलेगा। ठीक है, तो पहला काम अपना सहखंडज निकालना है, एडजॉइंट ही निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स अपने पास गिवन होगी, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उस मैट्रिक्स के, जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स दे दी अपने को 2x2 की A11 A12 A21 A22, ऐसी मैट्रिक्स होगी 2x2 की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट जो है ना इनके कोफैक्टर निकालेंगे। इसका कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब पहला अवयव उसका कोफैक्टर निकालेंगे, दूसरा अवयव उसका कोफैक्टर निकालेंगे, तीसरा अवयव उसका कोफैक्टर निकालेंगे, और चौथा अवयव उसका कोफैक्टर निकालेंगे। ये कोफैक्टर निकालने के बाद में और हम क्या करेंगे, इन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर अपने पास एडजॉइंट
एड जॉइंट आ जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स है उसका सेकंडज आ जाएगा। तो देखो एड जॉइंट ऑफ अगर ए निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो अवयव है ना, इन अवयवों के क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, इनका मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो इस अवयव का कोफैक्टर लिखो, फिर इसका लिखो, फिर इसका लिखो, ऐसे तो लिखते हैं। ये कोफैक्टर निकालना हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। और फिर इसका निकाल देना ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या जाएगा, A11 A12 और A21 A22, और ये जो होगा यही अपना एड जॉइंट ऑफ ए होगा। तो प्रोसेस समझ में आ गई एड जॉइंट निकालने की। यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक अवयव का पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद में कोफैक्टर का हम करेंगे एक मैट्रिक्स तैयार और उसका करेंगे ट्रांसपोज, तो हमारे पास एड जॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, यानी ए का सेकंड आ जाएगा। इंग्लिश वर्ड इसको बार बार हम यूज करेंगे, ठीक है। देखो तो क्या करें, प्रत्येक अवयव का आपको कोफैक्टर लिखना है। तो एक का सेकंड, एक तो सेकंड और एक सेकंड है ना, सेकंड यानी कोफैक्टर A11 पहला अवयव है ना, पहले पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव है, इसलिए इसको A11 से लिखा। कैसे निकालते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए, क्या बताया था कि -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, और इंटू M11, M11 क्या थे, माइनर मतलब उपसारणिक। और उपसारणिक कैसे लिखते हैं, किसी भी अवयव की उपसारणिक लिखने के लिए क्या तरीका था कि उस अवयव यानी जो अवयव की हम उपसारणिक लिख रहे हैं उस अवयव की रो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचती है उस सारणी का मान निकाल लो। तो देखो इसका निकाल रहे हैं तो ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा, ये बचा ना, यानी एक कल सारणिक बची है, मतलब एक अवयव की सारणिक बची है, तो -1 की घात अगर संबंध है तो प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, ठीक है। इसी प्रकार से 2 का सेकंड A12 ये लिखेंगे तो क्या होगा, क्या रहा है, -1 की घात 1 + 2 ना, ठीक है, और M12 -1 की घात विषम तो माइनस आएगा। और अब इसका माइनर लिखना है तो क्या करें, इस रो को छोड़ो और इस कॉलम को छोड़ो, क्या बचा 3, यही तो आएगा, ये 3 आ गया। इसी प्रकार से 3 का अपने कोफैक्टर लिखना है तो क्या जाएगा, ये भी योग क्या रहा, -1 की घात 2 + 1 और M21 ये भी माइनस आएगा, और M21 यानी इस एलिमेंट का अपने को क्या लिखना, माइनर लिखना है, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, तो -2 आ गया। फिर 4 का A22 -1 की घात 2 + 2 और M22, देखो -1 की घात सम है तो प्लस आएगा, और M22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम का ये जो एलिमेंट है इसका हम निकाल रहे हैं माइनर, तो इस कॉलम को छोड़ो और इस रो को छोड़ दो, क्या बचेगा, एक ही तो आएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास कौन, हमने कोफैक्टर निकाल लिया प्रत्येक एलिमेंट के। अब क्या लिखेंगे, अब जो एलिमेंट है ना इनके संगत अपन लिखेंगे, एक ये जो एलिमेंट दे रखे इन्हीं के संगत और इनके कोफैक्टर लिखेंगे, ठीक है, यानी इस अवयव का कोफैक्टर इसी अवयव की जगह, ठीक है। तो अब लिखना अपने को एड जॉइंट ऑफ ए, और क्या बताया था कि जो अवयव है उनके लिखो आप कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर 4 आया था, फिर 2 का कोफैक्टर -3 आया, फिर 3 का कोफैक्टर -2 आ गया, और फिर 4 का कोफैक्टर 1 आ गया, फिर इसका कर देना अपने को ट्रांसपोज, यानी क्या जाएगा 4 - 3 - 2 1, ठीक है, ये आ गया एड जॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स है उसका एड जॉइंट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एड जॉइंट ज्ञात हो गया यानी सहखंडज ज्ञात हो गया। अब सहखंडज ज्ञात होगा तो फिर हम उस सारणिक का उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैं यहीं पर ऐड कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, सहखंडज निकालना तो हमने सीख लिया, अब इनवर्स कैसे निकालेंगे। देखो कोई भी मैट्रिक्स जो है, पहली बात तो ये है कि वो इनवर्सिबल कब होगी, जब हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट ए का मान डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्सिबल होगी यदि उसके सारणी का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो अपने को क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका निकालेंगे डिटरमिनेंट ए का मान। तो यहां देखो डिटरमिनेंट ए का मान कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 एकम 4 और 4 - 6 यानी कि -2 आ गया। ये 0 के बराबर नहीं है ना, इसका मतलब ये इनवर्सिबल है, ठीक है। इनवर्सिबल है तो फिर इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए अपना फॉर्मूला जो है वो होगा 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए में और ए के सारणी का भाग दे दो, अपने पास इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इस 1 डिटरमिनेंट ए का मान कितना -2 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 4 -2 -3 1, -1/2 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा -2 1 -3/2 और
-1/2, ये आ गया अपने पास ए इनवर्स। ठीक है, ये आ गया ए इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये ए इनवर्स जो हमने निकाला, ये प्रारंभिक रूपांतरों का प्रयोग करके अगर ए इनवर्स निकालेंगे ना, पीछे हमने एक क्लास करी थी जिसमें लिखा था कि प्रारंभिक रूपांतरों की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना, तो प्रारंभिक रूपांतरों की सहायता से भी अगर ए इनवर्स निकालेंगे तो भी ए इनवर्स यही आएगा। ठीक है, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये अपने सिलेबस में है, तो इस चीज को अपने को अच्छे से पढ़ लेना है। पर्सन इसमें से 101% आएगा, बोर्ड के एग्जाम में इसमें से पर्सन आएगा। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना मुश्किल है, 3x3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आएगा, या 2x2 की मैट्रिक्स के लिए कोई न कोई अपने पास से जो इनवर्स जो है ना, इस इनवर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को प्रूव करवाना इसमें आ सकता है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना, उसमें पहली प्रॉपर्टी देखो, एडजॉइंट ऑफ ए की पहली प्रॉपर्टी आ गई, यानी ए के सेकंड की प्रॉपर्टी है, वो दे रखी है, वो प्रॉपर्टी अपने को प्रूव करवा रखी है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी अपने को सीधी याद रखनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, अगर हम इन दोनों को गुणा करें, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, चाहे तो ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा कर लो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुणा कर लो, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को गुणा कर सकते हो आप दोनों साइड से। ये जो मान आएगा ना, ये हमेशा किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। आई जो होगी वो क्या होगी, जितने ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स ए है उतने ही ऑर्डर का ये दक्षिण आई होगा, यानी आइडेंटिटी आपकी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये एक अपने पास एक प्रॉपर्टी हो गई जो अपने को याद भी रखनी है। ठीक है, और अपने को यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में दोनों में ही और करा कि इसको प्रूव करो क्या सही है ये। ठीक है, तो ये सही है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को अगर उससे गुणा करोगे ना, तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई के बराबर आएगा, यानी ए और एडजॉइंट ऑफ ए इन दोनों का जो गुणनफल है वो उतना ही आएगा जितना ए की सारणी का मान को उसके तत्सम उतने ही ऑर्डर की तत्सम मैट्रिक्स से अगर गुणा करें तो इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर जो करूंगा, इसको जो प्रूव करूंगा वो करूंगा 3x3 ये मैट्रिक्स है। ठीक है ना, इसमें तीन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने काम करते हैं 4 का जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने को ए, और जिसके अवयव है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटरमिनेंट a इंटू आई होगा, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, देखो यहां में सिद्ध करना है, इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया था, एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं कि जो अवयव दे रखे हैं इन सभी अवयवों के अपने को क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, फिर कोफैक्टर्स का क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे ना, तब जाकर के अपने को एडजॉइंट ऑफ a मिलेगा। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव का पहले हम कोफैक्टर लिखते हैं, तो देखो एक का सेकंड यानी कोफैक्टर ऑफ 1 a11। ठीक है, और इसका तरीका क्या था कि देखो ये यहां जो भी जो लिखा जाए ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 जो भी कुछ लिखा जाए, उनका योग अगर सम संख्या में आ जाए ना, तब तो यहां आपको माइनस लगाना नहीं है। ठीक है, अगर योग विषम संख्या में आए यानी ओड नंबर आए तो यहां माइनस लगाना है। ठीक है, क्योंकि देखो इसका लिखना तरीका क्या था अपना, -1 की घाते यहां जैसे ए आई जे हम लिख रहे थे, तो आई प्लस जे बराबर ए इंटू आई प्लस जे और एम आई जे ऐसे लिख रहे थे, सेकंड को ऐसे कोफैक्टर ऐसे तो निकाल रहे थे। तो आई जे क्या थे, आई और जे जो था ए आई और जे क्या थे कि आई तो रो है, जे कॉलम है। ठीक है, अगर इनका योग है, रो और कॉलम का योग है, अगर सम संख्या था तो -1 की घात सम होगी तो वो तो प्लस का 1 हो जाएगा, और -1 की घात अगर विषम होगी तो वो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ये योग इन दोनों का योग अगर सम आता है तब तो ये प्लस का जाएगा, अगर योग विषम आता है ठीक है तो ये माइनस ले लेना है, बाकी काम रहेगा इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या था
कि ये क्या है, उपसारणिक है। उपसारणिक कैसे लिखते हैं कि किसी भी अवयव की उपसारणिक लिखें तो उस अवयव की रो और कॉलम को छोड़ के बाकी जो सारणिक है वो लिख दूं। तो जैसे मैं इसके उपसारणिक लिख रहा हूं तो इस रो को छोड़ूंगा और इस कॉलम को छोड़ूंगा, बाकी ये सारणिक बची, इस सारणिक को अलग करके लिख दूंगा सीधा ही। ठीक है, तो देखो A11 लिख रहा हूं मैं, A11 इसी अवयव की उपसारणिक लिख रहा हूं। अब देखो ये क्या है, एक प्लस एक मतलब एक और एक, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, सम होगा। ठीक है, तो प्लस लगाऊंगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब मुझे इसकी उपसारणिक लिखनी है तो उपसारणिक लिखूंगा तो ऊपर से और नीचे, नीचे से ऊपर, तो 0 - 0 मतलब 0। ठीक है, इसी प्रकार से -1 का सेकंड A12। अब देखो ये क्या हो गया, एक और दो का योग 3 हो गया ना, विषम संख्या आ गई मतलब माइनस आएगा। ठीक है, अच्छा अब किसका लिख रहे हैं, -1 का लिख रहे हैं ना, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो। अब सारणिक क्या बची, एक सारणिक में ये कॉलम आएगा, एक ये आएगा, ऐसी सारणिक बच गई 3 1 -2 3, ये सारणिक बच गई। इसको सोल्व करो, 3 3 9 और -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा क्या, तो 3 3 9 -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब -11 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से 2 का सेकंड A13 क्या आ जाएगा। अब देखो क्या आएगा, इसको छोड़िए आप और इसको छोड़िए, योग तो क्या बन रहा है, इसका सम बन रहा है, प्लस आएगा। अच्छा इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 0 - 0 मतलब 0 आएगा। ठीक है, फिर 3 का सेकंड A21 योग विषम आ रहा है, माइनस आएगा। इसको इसका अपन क्या लिख रहे हैं, सेकंड लिख रहे हैं, तो इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, क्या जाएगा -3 और -0 तो माइनस का 3 आएगा, -3 गुणा -1 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 का A22 हाँ 22। ठीक है, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 3 - 2 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 - 2 मतलब 1। फिर -2 का लिखो तो A23 योग सम है, विषम संख्या आ रही है ना, तो माइनस का आएगा। अब इसको छोड़िए कॉलम को और इस रो को छोड़िए, अब ये बनेगी सारणिक, यानी 1 - 1 1 0, ये सारणिक बनेगी। सोल्व करो, 0 -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा ना, तो 0 माइनस और -1 तो प्लस का 1 आएगा, मतलब -1 आ गया पूरा। फिर 0 का उपसारणिक सेकंड, तो 2 सॉरी 3 1 था गए, किसका लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, ये तो आएगा -1 सही है। हाँ एक इस 1 का लिखना है तो 1 का लिखो, 3 1 भाई सभी का लिखना है ना, तो इस 1 का लिखो, क्या जाएगा, ये तो सम बन रहा है तो प्लस आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, तो -1 गुणा -2 प्लस का 2 हो जाएगा, -0 तो प्लस का 2 ही आएगा। अच्छा फिर 0 का लिखो तो A32 क्या आ जाएगा, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, -2 और -6 तो -8 हो जाएंगे, क्या -8 होंगे, और -8 होंगे तो ये माइनस यहाँ से आएगा क्योंकि विषम नहीं है, तो प्लस का 8 हो जाएगा। और फिर 3 A33 कितना आ जाएगा, देखो योग सम है, सम संख्या रहे 3 3 6, सम संख्या रही है तो मतलब प्लस आएगा। छोड़िए अब इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 0 से -3 क्या, तो प्लस का 3 हो जाएगा, मतलब 3 आ गया। सभी अवयवों के हमने क्या लिख दिए, कोफैक्टर लिख दिए। ठीक है, अब कोफैक्टर लिख दिए तो अपने को क्या करना है, एडजॉइंट लिखना ना, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आएगा, इन्हीं जो अवयव है इन्हीं के आपको कोफैक्टर से और एक क्या बनानी, मैट्रिक्स बनानी है, उसका करना है ट्रांसपोज। देखो ये तो आ जाएगा 0, फिर -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब देखो कहीं मैंने इसी रूप में क्यों लिखे इनको भाई, 0 -11 0 0 -11 0, यानी रो के रूप में क्यों लिखा, रो के रूप में इसलिए लिखे क्योंकि रो के अवयवों के ही, देखो इस रो के अवयवों के ही सेकंड है, ठीक है ना, इसलिए मैंने लिखे हैं। अब इसका करना अपना ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये आ गया। अच्छा ये तो हो गया अपना एडजॉइंट निकालना। अब अपने को क्या करना है, ये आगे प्रूव करना अपने को, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करो, a सारणी कौन सी है, 1 -1 2 3 0 2 1 0 3 और 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, करो उनको गुणा, और गुणा करके मैं सीधा ही लिख देता हूं। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से गुणा के 0 प्लस के 11 और 0, तो ये तो आ जाएगा 11। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
3 और माइनस का 1 और माइनस का 2 0। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी 0 आएगा। ठीक है, और ये भी 0 आएगा, ये 11 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, करके देख लेना सभी में ये आएगा। ठीक है, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 गुणा 0 0, 0 गुणा माइनस 11 0, 2 गुणा 0 0 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 9, फिर 0 और 3 3 9 और 0 और 2 एकम 2, माइनस के 2 आ रहे हैं ना, प्लस के 2 आने चाहिए थे, कहाँ मिस्टेक हुई है, यानी ये जो लिखा गया ना ये गलत लिखा गया, कहाँ है ये रहा। ठीक है, -2 का हम लिख रहे हैं कोफैक्टर, -2 का ये रो, देखो -2 का लिख रहे हैं तो ये तो माइनस आएगा, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 0 और फिर -1, तो माइनस प्लस का 1 आएगा और फिर उसका ये तो सही आ रहा है। ठीक है, ये तो सही आ रहा है, तो फिर मिस्टेक कहाँ हुई है, इनमें पता भी चल जाएगा देखो गलती होने पर। और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा किया तो माइनस से 0 और प्लस का 11, ये भी ठीक आ रहा है, -1 आएगा 11। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम 3 3 9 0 और माइनस का 2 आ रहा है, ये गड़बड़ है। हाँ देखो ये गड़बड़ हो रहा है ना, देखो ये जो मैट्रिक्स ए लिखे ना उसमें यहाँ माइनस के 2 है। ठीक है, तो अब ये सही आएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 दूनी 6 0 और माइनस के 6 0 हो जाएगा। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम तो 0 0 0, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 एकम 3 0 -3 0 हो गया। ठीक है, और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम मैट्रिक्स को गुणा करना तो हमने सीखा ही है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 2 हो जाएगा, 0 गुणा 8 कितना होगा 0 और 3 दिया 9, तो 9 2 11 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और निकालना है ना। हाँ देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3, और ए कितना है 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3। ठीक है, इनको करते हैं गुणा, तो दो मैट्रिक्स गुणा करना खूब सीखा हमने, पीछे कई क्लास में कर चुके हम, तो देखो करे गुणा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 3 3 9 और 2 एकम 2 9 और 2 11। ठीक है, फिर सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 फिर 0 फिर 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 0 माइनस के 6 और प्लस के 6, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सभी को करके देखोगे ना तो ये ऐसा ही आएगा। ठीक है ना, किसी भी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करोगे तो 0 आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से गुणा करोगे तो 11 आएगा। ठीक है, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से गुणा करो तो 0 आएगा, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करो 0 आएगा, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से गुणा करो तो 0 आएगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से गुणा करो तो प्लस का 11 आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ए दे रखा ना, इसमें ये निकाले ये निकाल लिया ना, अब ये और चाहिए तो डिटर्मिनेंट ए का मान और निकालो। ये तो अपने पास क्या गई 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 और 3, ये मैट्रिक्स थी, इससे हमने सारणी बनाई। और इसका मान निकालने के लिए क्या बताया था कि पहले ये अवयव लिखो, इसको छोड़ दो, छोड़ो ऊपर से और नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये 0 आ जाएगा। फिर अगला अवयव, फिर माइनस लगाना है, फिर अगला अवयव लिखना, तो माइनस का 1 है ना तो प्लस का 1 हो जाएगा ये। और फिर इस रो कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 3 3 9 और माइनस का 2 तो प्लस का 2 जाएगी, तो 9 और 2 11। फिर प्लस आएगा 2, इस कॉलम को छोड़ो और इस रो को छोड़ो तो 0 -0, ये भी 0 आएगा। और इस प्रकार से कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, फिर क्या निकालना अपने को कि डिटर्मिनेंट a इंटू आई निकालना है। तो डिटर्मिनेंट a तो कितना है 11 है, और i कितना होता है
3x3 का क्रम का अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट आपका मैट्रिक्स लिखना है, तो यानी तत्सम मैट्रिक्स लिखना है 3x3 का, क्योंकि 3x3 का इसलिए लिखा कि अपने पास ए जो वो भी 3x3 का ही है। ठीक है, तो इनको करोगे गुणा तो क्या जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आ गया और बराबर हो जाएगा, बस इतना आ गया। अब देखो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। तीनों ही समीकरणों में आप ध्यान से देखो राइट साइड जो है वो तीनों बराबर आ रही है, तीनों ही समीकरणों में राइट साइड बराबर है। तो राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगी इनकी। तो समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से क्या जाएगा, इनकी लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर तो लेफ्ट ही बराबर हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये तीनों ही आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, आगे तीनों बराबर, और यही अपने को प्रूव करना था। तो ये सभी मैट्रिक्स के लिए बात सत्य है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके सेकंड को अगर गुणा करेंगे तो हमेशा उस मैट्रिक्स के सारणी के मान और तत्सम मैट्रिक्स के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है ना, मतलब जो भी मैट्रिक्स है उससे आप पहले सारणी बना के मान निकाल लो, उसको आप तत्सम मैट्रिक्स से गुणा कर लो, वो जो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी ना आपको, वो हमेशा मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट के गुणनफल के बराबर आएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि ए और एडजॉइंट ए का अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो एक वीकेंड मैट्रिक्स आएगी। और वीकेंड मैट्रिक्स के अंदर वीकेंड मैट्रिक्स क्या था कि वीकेंड के मुख्य वीकेंड के अवयव छोड़ के सभी अवयव क्या हो, 0 हो। लेकिन फिर हमने क्या कहा था कि वीकेंड मैट्रिक्स के साथ मैंने एक बात और कही थी कि जिस मैट्रिक्स के अंदर वीकेंड मैट्रिक्स का एक प्रकार था वो कौन सी थी, अदिश मैट्रिक्स। मतलब कि जिस मैट्रिक्स के अंदर मुख्य वीकेंड के सभी अवयव बराबर हो, तो मुख्य वीकेंड के सभी अवयव बराबर आएंगे। मतलब ये हुआ कि हमेशा एक अदिश मैट्रिक्स आएगी, स्केलर मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का गुणनफल जो हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स आएगी, ये हमने देख ही लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां तक हमने क्या सीखा कि मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके प्रत्येक अवयव के हमने कोफैक्टर निकालने सीख लिए, हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख लिया। ठीक है, ये निकालना सीख लिया, हमारा आधा काम हो गया। ठीक है, अब देखो हम इसी में ये तो प्रूव कर दिया, अगर इसी में अगर इसका इनवर्स पूछता तो इनवर्स निकालना तो बड़ा आसान है। क्या कि यही से अगर इसका इनवर्स लिखना चाहूं, यानी ए इनवर्स लिखना चाहूं तो क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो होगा। अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का मान तो निकाल रखा अपन ने, देखो ये निकाल रखा, कितना आया था 11, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है, ये एडजॉइंट ऑफ ए का मान रहा, तो 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 और 3। अब इसमें चाहे तो 11 का भाग तो सभी में, तो 0 3/11 2/11 -1 1/11 8/11 0 -1/11 और 3/11। ठीक है, ये नई मैट्रिक्स आ गई। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ना ये ए इनवर्स होगी। ठीक है, ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया कि एडजॉइंट निकालना भी हमने सीख लिया और इनवर्स भी निकालना हमने सीख लिया। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स विद्यमान है, यानी इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है ये चेक करना। तो इनवर्स का अस्तित्व तो हमें क्या बताएगा, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके जो मैट्रिक्स है उससे हम सारणी का मान निकालेंगे। अगर ये मान 0 के बराबर आता है तब तो अस्तित्व नहीं है, अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब उसका इनवर्स का अस्तित्व है और इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों में इनवर्स निकालना है, तो उसमें से कोई भी प्रश्न लेकर के आप इनवर्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी के इनवर्स निकालने वाला प्रश्न जो है 1-2 प्रश्न हम अगली क्लास में और करेंगे। आज की क्लास में केवल अपन इतना ही सीखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।